लुई ब्रेल सिर्फ 5 साल का था जब उसकी आँख की रोशनी चली गई थी। वो बहुत होशियार था और अन्य लोगों जैसे ज़िंदगी जीना चाहता था। उसकी सबसे ज़्यादा रुचि पढ़ने में थी। पेरिस के अंधशाला में उसके लिए कोई किताबें नहीं थी, इसलिए उसने खुद के लिए एक नई वर्णमाला रची। इस प्रणाली में वो आँखों से नहीं बल्कि किताबों से को उँगलियों के पोरों से छूकर पढ़ सकता था। उसकी प्रणाली इतनी क्रांतिकारी थी कि आज भी नेत्रहीन लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रेरक कहानी में जेन बरेंट और बोध स्कुलिको ने एक ऐसे शख्स की जीवनी बयां की है जो नेत्रहीनों के जीवन में रोशनी की एक किरण लाया और जिसने दुनिया भर के नेत्रहीनों को पढ़ना सिखाया। इस प्रकार थे उसकी रचना जो हाथों की अंगुलियों के पोरों से छूकर उसको पढ़ा जा सकता था। इसमें यह लिखा था, वी द ब्लाइंड आर एज indebted to Louis Braille as mankind is to Gutenberg, हेलेन केलर। इसमें हिंदी में है, हम नेत्रहीन लुई ब्रेल के उतने ही ऋणी हैं जितनी इंसानियत गुटेनबर्ग की है, हेलेन केलर। इस प्रकार की लिपि थी द ब्रेल एल्फाबेट, ब्रेल लिपि। अक्षर के सामने यह कैपिटल चिन्ह उसे कैपिटल बना देता। द नंबर साइन प्लेस बिफोर द लेटर्स ए जे मेक्स द नंबर इज 1 9 and 0। यह था लुई ब्रेल। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन पापा ने सारे गांव के लोगों से कहा कि मेरा बेटा लुई भी है। पड़ोसियों की जुबान चली, उन्होंने फुसफुसाया, बहुत छोटा है, जिंदा नहीं बचेगा। पर मैं जिंदा रहा। बचपन में बहुत उत्सुक था और मेरी जिंदगी और मेरी आंखें हर चीज को बहुत बारीकी से देखती थी। माँ का प्यारा चेहरा, मेरे पालने से झूलती झालर, खाने की मेज पर रखी डबल रोटी का आकार, मैं हर चीज को बहुत ध्यान से देखता था। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, एक कदम अच्छा और बलवान। जब मैं अपने भाई की चौड़ी पीठ पर बैठकर बेकर की दुकान पर जाता था या अपनी बहनों के साथ मिलकर मुर्गियों को चुग्गा डालता था तो गांव वाले मुस्कुराते और हाथ हिलाते, कितना सुंदर है वो कहते। और होशियार भी। मेरी बहनें कहती, जब मैं 3 साल का हुआ तो मुझे हर एक गांव वाले का नाम याद था। मैं बहन की टोकरी में रखे अंडों को गिन सकता था। मैं पेड़ पर बैठी गोरई को भी गिन सकता था। मैं जब वे कहानी सुनता, मैं उसका एक एक शब्द दोहरा सकता था। पर जो कुछ पापा करते थे उसे देखने में मुझे सबसे ज़्यादा मजा आता था। लोग दूर दूर से पापा के पास घोड़ों की झींग बनवाने आते थे या फिर चमड़े की लगाम की मरम्मत करवाने आते थे। पापा के हाथ में जादू था। वो सख्त से सख्त चमड़े की पट्टियों से भी चिकनी और उपयोगी लगाम बना सकते थे। मैं एकदम पापा जैसे ही बनना चाहता था। जब भी मैं उनके किसी औजार को छूता तो पापा मुझे डांटते और कहते, उसे मत छू। फिर मुझे प्यार से समझाते, लुई अभी तुम बहुत छोटे हो, थोड़ा बड़े होने का इंतजार करो। बहुत छोटा, यह शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते थे। मैं जल्दी जल्दी बड़ा और बलवान बनना चाहता था। क्लास में पापा को अपना हुनर दिखा हुआ था। चमड़ा काफी चिकना था, सूजा बहुत नुकीला था। मुझे सिर्फ यह चिल्लाना आता था, पापा पापा पापा।
उस दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक नर्स ने मेरी आंख पर पट्टी बांधी। मुझे दोबारा सुनाई पड़ा, मत छू। मेरी आंख में जबरदस्त खुजली थी। मेरे हाथ पेड़ों की गोरियों जैसे बहुत छोटे और तेज थे। मैं उन्हें आंखों से दूर नहीं रख सकता था। मैं अपनी तबीयत और खराब नहीं करना चाहता, पर मैंने वही किया। खुजलाने से रोग दूसरी आंख में भी फैल गया। अंत में अंधेरा छा गया। मैं कुछ भी नहीं देख सकता था, न पेड़, न गोरिया, न चेहरा, न झालर और न ही डबल रोटी। 5 साल की उम्र में पूरी तरह से अंधा था। गांव वाले फुसफुसाने लगे, बेचारा लुई ब्रेल कितना होशियार बालक था। अब उसका क्या होगा? मेरी दुनिया अब काली, स्याह और खतरों से भरी थी। घर में धीरे धीरे चलने के बावजूद मैं फिर कुर्सियों, दीवारों और दरवाजों से टकराता था। मेरा शरीर दर्द करता था। कहाँ है सूरज? मैंने रोते रोते हुए पूछा। उसके बाद मैंने सूरज कभी नहीं देखा। फिर मैं खिड़की के पास बैठता और जो कुछ मैं देख नहीं पाता, मैं उन आवाज़ों को सुनता। ठोक ठोक, किस किस, वो आवाज़ें पापा के वर्कशॉप से आ रही थी। झर झर भर भर, वो आवाज़ें शहर जा रही महिलाओं की लंबी स्कर्ट में आ रही थी। कलम 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 कलम, वो आवाज़ें सड़क पर लेफ्ट राइट कर रहे फौजियों के जूतों की थी। गुर 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 गुर, वो आवाज़ पड़ोसी के नाराज कुत्ते की थी। वो चैन से कसकर बंधा अकेला अंधेरे में पड़ा था। उसे कैसे लग रहा होगा उसका मुझे अच्छा अनुमान था। परिवार से जो बन पाया वो उन्होंने मेरे लिए किया। पापा ने मेरे लिए एक लकड़ी की छड़ी बनाई। हर दिन मैं छड़ी उपयोग करता, उसे जमीन पर थपथपाते हुए कुछ आगे बढ़ता। मैं घर से बाग के बीच की दूरी को कदमों से गिनता। इसी तरह कदम गिनकर मैं अंगूर के बाग, मुर्गियों के दबड़े, डबल रोटी की दुकान, आटा चक्की और पापा के वर्कशॉप की दूरी पता करता। भाई ने मुझे सीटी बजाना सिखाया, वी वी वी। फिर मैं गूंजती आवाज़ मुझे अपने रास्ते में पड़ी चीज़ों को चेतावनी देती। बहन ने मेरे लिए पुलाव के अक्षर बनाए। पापा ने चमड़े की पट्टियों से अक्षर बनाए। उन्होंने लकड़ी के पटरे पर अक्षरों के आकार में गोल मत्तों वाली पिनें ठोकी, जिससे मैं अक्षरों को छू कर पहचान सकूं। माँ के साथ मैं डोमिनो खेलता। खेल में उंगलियों के बीच की बंदियां गिनता। चर्च के पादरी ने मुझे चाल चूकर पेड़ों को पहचानना सिखाया। फूल सूंघकर और चिड़ियों को उनके गीतों को पहचानना सिखाया। वो जब मुझे बाइबल या फिर कविताएं पढ़कर सुनाते तो मैं उनकी बातों को ध्यान से सुनता। क्या आपके पास अंधे बच्चों के पढ़ने की किताबें हैं? मैंने पूछा। नहीं लुई, पादरी ने उत्तर दिया। मुझे माफ़ करना। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो गांव के बाकी बच्चों के साथ मैंने स्कूल जाना शुरू किया। पूरे दिन सब बच्चे शब्द और नंबर लिखते या फिर किताबों से कोई पाठ जोर जोर से पढ़ते। तब मैं सबसे आगे की लाइन में बैठकर उन्हें सुनता और याद करने की कोशिश करता। क्या आपके पास अंधे बच्चों के लिए कुछ पढ़ने के लिए किताबें हैं? मैंने फिर से पूछा। नहीं लुई, टीचर ने उत्तर दिया। मुझे माफ़ करना, पर मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझ पर दया या एहसान करें। मैं बस खुद पढ़ना लिखना सीखना चाहता था, बिल्कुल अन्य बच्चों की तरह।
एक शाही परिवार की एक महिला ने मेरे बारे में सुना। उन्होंने रॉयल स्कूल फॉर द ब्लाइंड को एक पत्र लिखकर पूछा, क्या मैं वहाँ पढ़ सकता हूँ? काफ़ी समय बाद उनका जवाब आया, लुई, तुम्हारा स्वागत है। पादरी कहते हैं वहाँ अंधे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए किताबें भी हैं। पापा ने उत्तेजित होकर कहा, पर तुम तो अभी सिर्फ 10 साल के हो। माँ ने रोते हुए कहा, क्या तुम पूरे साल वहीं रहोगे? मेरे भाई ने पूछा, पेरिस एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत दूर। उन्होंने मुझे असलियत से आगाह किया। भला मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि किताबों के बिना मैं हमेशा बेचारा लुई ब्रेल बना रहूँगा, मैं हमेशा फिसडी बना रहूँगा, बिल्कुल अंधेरे कमरे में लोहे की जंजीर से बंधे कुत्ते की तरह। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, अंत में उन्होंने कहा, पर अब मुझे जाना ही होगा। मुझे जल्द ही पता चल गया कि पेरिस का रॉयल स्कूल कोई राजमहल नहीं था। इसके लिए मुझे आँखों की जरूरत नहीं थी। मेरा सख्त पलंग एक भीड़-भाड़ और नमी वाले कमरे में पड़ा था। वहाँ की यूनिफॉर्म मेरे शरीर को काटती थी। खाना कम और ठंडा होता था। टीचर बड़े कड़क और सख्त होते थे। बड़े लड़के चिढ़ाते और चोरी करते थे। वहाँ मुझे घर की बेहद याद सताती थी। फिर भी मैं वहाँ इसलिए टिका रहा क्योंकि उस पुरानी पंपूद वाली इमारत में कहीं अंधे बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें थीं। सबसे अच्छे छात्रों के उन्हीं किताबों को पढ़ने की इजाज़त मिलती थी। मेरे दोस्त रेबिया ने मुझे बताया, तब मैं एक अच्छा छात्र बनने की कोशिश करूँगा। मैंने जवाब दिया, ब्लाइंड स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल मेरे गांव के स्कूल जैसी ही थी। हम चुपचाप बैठे बस सुनते रहते थे। हम चीज़ें रटते और उन्हें दोहराते थे। संगीत की क्लास के बाद हम वर्कशॉप में जाकर चप्पलें बनाना सीखते थे। पियानो के बटन दबाते समय या फिर कपड़े की पट्टियाँ काटते वक्त मैं हमेशा किताबों पढ़ने और लिखने का सपना देखता था। वहाँ मैंने दिल लगाकर काम किया और जमकर पढ़ाई की। अंत में वो दिन आया जिसे मुझे कब से इंतजार था। एक गाइड ने मुझे लाइब्रेरी में ले गया। यहाँ बेटा, उसने ऑर्डर दिया। फिर पन्ने पलटने और रगड़ने और गुरगुराने की आवाज़ आई। फिर कुछ गिरने की आवाज़ आई। देखो, यह रहा, उसने कहा। इन उभरे हुए अक्षरों पर अपनी उंगलियां चलाओ। पन्ने को पूरा करने में मुझे काफ़ी समय लगा। मैंने हर एक उभरे अक्षर की रूपरेखा पर अपनी उंगलियां फेरी। बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने घर पर पुआल और चमड़े के अक्षरों के साथ किया। पर यह मोम के बने अक्षर बहुत बड़े आकार के थे। एक वाक्य से ही आधा पन्ना भर जाता था। फिर 1-2 वाक्यों के बाद मुझे पन्ना पलटना पड़ा। आगे 2 और पन्ने थे। फिर किताब खत्म हो गई। क्या बस यही है? मैंने पूछा। हाँ, और है, गाइड ने जवाब दिया, पर वे सब बिल्कुल एक इसके जैसी हैं। वहाँ हर एक शब्द मेरी हथेली जितना बड़ा था। एक वाक्य आधा पन्ना खाता था। मैंने एक लंबी आह भरी उस जैसी 100 किताबें पढ़कर मैं कुछ खास नहीं सीखूंगा। उस रात मैंने खाना नहीं खाया। मैं पलंग पर लेटा रहा। मुझे घर की याद सताने लगी। अंत में जब मेरी आँख लगी तो मुझे सपने में पड़ोसी का नाराज कुत्ता अपनी जंजीर तोड़ते हुए दिखाई दिया। वो दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया और प्यार से मेरा मुंह चाटता रहा और मैं बहुत देर तक खिलखिलाकर हंसता रहा। लुई, जल्दी उठो। ग्रेबियन ने मुझे एक झकझोर कर उठाया। सुबह हो गई थी। हेडमास्टर ने मुझे बुलाया है, जल्दी आओ। सभी लोग एक बड़े हॉल में इकट्ठा हुए। डॉक्टर पिग्नायर ने कहा, एक फ्रेंच फौजी कप्तान ने गुप्त संदेश भेजने के लिए एक नई संकेत लिपि का आविष्कार किया है। यह संकेत लिपि उंगलियों से छूकर पढ़ी जाती है।
आंखों से देखकर नहीं, हम उस संकेत को लिपि में को उसने यह उपयोग करने की कोशिश की थी। हर एक के हाथ में बंदियों के नमूनों का संदेश होगा। हेडमास्टर ने अपनी बात जारी रखी। हर एक बिंदियों का नमूना एक ध्वनि के लिए है, जैसे ओ या इन या च के लिए। हम हेडमास्टर साहब की बातों को सुनते रहे। वो कोई आसान काम नहीं था। उसमें बहुत कुछ रटना याद करना पड़ता था। मैंने अपने हाथ के पन्नों को पलटा। फिर मैंने अपनी उंगलियों को बाएं से दाएं फिराया, बिंदियों को छूकर महसूस किया। पीछे हटो, मैं चिल्लाया। अरे कोई हंसा। वो युद्ध में दिया जाने वाला एक आदेश था। बिल्कुल सही। अब मुझे एक उम्मीद नजर आई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने एक और संदेश मांगा। फिर मैंने फिर से बिंदियों को छुआ। सप्लाई सुबह को आएगी। बिल्कुल ठीक, हेडमास्टर साहब चिल्लाए। फिर बाकी लोगों ने भी अपने अपने संदेश छूकर पढ़े। यह संदेश कैसे लिखे जाते हैं, मैंने पूछा। हेडमास्टर ने मुझे एक स्लेट और लकड़ी का एक फ्रेम दिया, जिसके बीच में एक धातु की छेदों वाली पट्टी लगी थी। इसके नीचे कागज के पन्नों को रखो, उन्होंने समझाया। अच्छा, यह लो, लिखने वाला सूझ जाओ। स्टाइल पर सावधानी बरतना। वो स्टाइलस बिल्कुल पापा के वर्कशॉप के सूजी जैसा था। उसे छूकर मैं सहमा। सूजी में कागज पर अपने संदेश को पंच करो, उन्होंने कहा। फिर मैंने सूजी से कागज पर कुछ कठिन और जटिल बिंदियों के नमूने बनाए। उसके बाद मैंने कागज को पलटा और फिर बिंदियों को छूकर पढ़ा। मैंने कई हफ्तों जमकर अभ्यास किया। बिंदियों को छूकर पढ़ने का विचार युद्ध में वाकई कई क्रांतिकारी हथियार था, पर हम नेत्रहीनों के लिए उसमें क्या था। संकेत लिपि इतनी कठिन थी कि स्कूल के बाकी सब बच्चों ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। एक छोटे से संदेश के लिए इतनी सारी बिंदियां चाहिए होती है। एक दिन मेरी उंगलियों के नीचे नहीं आता था। मैंने ग्रीविल से शिकायत करते हुए कहा, साथ में कप्तान की संकेत लिपि ध्वनियों के लिए थी, अक्षरों के लिए नहीं। तो क्या हुआ? मेरे मित्र ने कहा, देखो, हम क्यों न सीधे शब्द और पूरे वाक्य लिखें जैसे सामान्य दृष्टि वाले लोग करते हैं। मैंने अपना तर्क पेश किया। कप्तान की संकेत लिपि तो बस कुछ एक शुरुआत थी। वैसे वो बहुत अच्छी नहीं थी। हम नेत्रहीनों के लिए उसमें कुछ भी नहीं था। क्या कप्तान मेरे साथ मिलकर इससे बेहतर तकनीक बनाने के लिए तैयार होंगे? मैंने हेडमास्टर से पूछा। माफ़ी चाहता हूँ लुई, कप्तान की इसमें कोई रुचि नहीं होगी। उन्होंने उत्तर दिया, माफ़ी वो शब्द है। बहुत पहले मैंने पापा को चमड़े की खोदरी पट्टियाँ लेकर उन्हें उपयोगी बनाते देखा था। जब आगे क्या करना है वो मुझे पता था। रात को जब लोग सो जाते हैं तो मैं अपनी स्लेट पर झुककर कागज के पन्नों को पंच करता था। कप्तान के संकेत लिपि को सरल बनाने के मैंने सैकड़ों प्रयास किए। काम करते करते मेरी पीठ अकड़ जाती और मेरी उंगलियां दुखने लगती। अक्सर सुबह होने के कुछ पहले ही मैं सोता पाता था। इस तरह एक साल बीता, फिर एक और, फिर तीसरा। तब जाड़ों में 15 साल का हुआ, मैं अक्सर बीमार रहता था। फिर भी मैं आराम नहीं करता था। अंत में मेरी पद्धति के परीक्षण का दिन आया। मैंने हेडमास्टर साहब से उनकी निजी पुस्तकालय में भी कोई भी पुस्तक लाने को कहा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कृपया करके इसे जोर से पढ़ें, मैंने उनसे विनती की।
डॉक्टर पिग्नायर ने पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने उसे रोककर कहा, सर, आप जरा और तेजी से पढ़ें। जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा, वैसे वैसे मैंने उन शब्दों को उतारा, हर एक शब्द को बिना गलती किए उतारा। मेरी नई संख्यालिपि केवल 6 बिंदियों का उपयोग करती थी। उसमें डोमिनो जैसे बस 2 खड़ी लाइनें थीं। हर एक बिंदी वर्णमाला के एक अक्षर के लिए थी। पूरा पाठ खत्म करने के बाद पिग्नायर ने कहा, समाप्त। उसके बाद अपने पन्नों को पलटा, फिर बिंदियों को उंगली से छू कर मैंने पूरे पाठ को सबके सामने पढ़कर सुनाया। तुमने तो कमाल कर दिया, हेडमास्टर साहब खुशी से चिल्लाए। यह खबर चारों तरफ आग जैसे फैली। बाकी छात्रों ने भी फटाफट मेरे तरीके से का परीक्षण किया। यह विधि तो वाकई में सरल है और इतनी तेज भी। अब हम आम लोगों की तरह ही शब्द पढ़ सकते हैं और अक्षर लिख सकते हैं। जब मेरे दोस्तों ने नई विधि से एक दूसरे को संदेश भेजा तो मुझे वर्कशॉप में बैठे अपने पापा की याद आई, जिन्होंने बेकार चमड़े की पट्टियों को उपयोगी बनाया था। अंत में मैंने भी उनका जैसा ही उपयोग काम किया था। लेखक का नोट: अगर तुमसे दुनिया के महान आविष्कारों की सूची बनाने को कहा जाए तो तुम अपने किस को शामिल करो? गुटेनबर्ग, दा विंची, एडिसन, उसके साथ में अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, फ्रैंकलिन, मार्कोनी, टेस्ला, कार्वर, व्हिटनी, हॉपर जैसे लोगों के नाम जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि उनके आविष्कारों का मानव जाति का बहुत प्रभाव पड़ा है। पर क्या तुम्हें पता है कि रोजाना नियम से चाहे तुम स्कूल में हो या होटल में, लिफ्ट में या बैंक में या किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, वहाँ पर एक नौजवान लड़के का आविष्कार तुम्हारे साथ जरूर होगा। लुई ब्रेल का नाम हर व्यक्ति के आविष्कारों की सूची में जरूर होना चाहिए। औरों की तरह उसने भी एक अधूरे विचार को पकड़ा, युद्ध में उपयोगी संकेतलिपि को, और उस पर बहुत श्रम करके उसने ऐसा रूप दिया जिससे दुनिया सदा के लिए बदल गई। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्रेल एक युवा आविष्कारक था, जिसने किसी भी सार्वजनिक सहयोग और धन के बिना अपना काम किया। फेफड़ों की बीमार से ग्रस्त एक पुरानी जेल की इमारत में काम करके नेत्रहीनों के पढ़ने लिखने की नया विधि का इजाद किया, जो आज भी उपयोग की जाती है। पिछली कई शताब्दियों में इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी खोज, जिसका प्रादुर्भाव दुनिया भर के करोड़ों लोगों पर पड़ा हो किसी और ने नहीं की। लुई ब्रेल पर यह मेरी दूसरी किताब। 1994 में युवा ब्रेल की कहानी जीवनी लिखी थी, जो एक श्रृंखला का हिस्सा थी। विकलांगों की जीवनी उस किताब का मकसद लोगों को जानकारी देना था, और उसमें वो सफल भी हुई। आज ब्रेल की लिपि हमारे चारों तरफ दिखती है, पुस्तकालय में, कॉलेज में, एयरपोर्ट और एटीएम मशीनों में। फिर मैंने खुद से अपने से एक सवाल पूछा, लुई ब्रेल ने खुद एक महसूस किया होगा। जो कुछ भी मैंने ब्रेल के बारे में लिखा पढ़ा, उसमें कहीं भी ब्रेल की खुद अपनी भावनाओं का जिक्र नहीं था। लुई ब्रेल का होने का मतलब क्या था? इस पुस्तक में मैंने उस उत्तर को खोजने का प्रयास किया। लुई ब्रेल के बारे में कुछ और प्रश्न। लुई ब्रेल का आविष्कार इतना बहुत महत्वपूर्ण क्यों था? हेलन केलर ने बहुत ही गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से की थी। गुटेनबर्ग से पहले बहुत कम लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे। करोड़ों लोग लिखने पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। पर छापेखाने के आविष्कार के बाद हर एक को पुस्तक उपलब्ध हुई, जिससे लोगों को सीखने की आज़ादी और अपना जीवन बेहतर करने की स्वतंत्रता मिली। यह बात लुई ब्रेल के आविष्कार पर
भी लागू होती है। ब्रेल ने पहले नेत्रहीनों के पास लिखने पढ़ने की कोई जरिया नहीं था, पर ब्रेल की विधि ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। प्रसन्न ब्रेल के परिवार ने उसकी ओर सहानुभूति दिखाई। क्या वो परिवार का अनूठा था? उत्तर हाँ, वो परिवार वाकई में अनूठा था। 1800 में कोई परिवार भी तब भी जिंदा रह पाता था जब उसके पास सदस्य अपना अपना काम करते थे। अंधे, बहरे और विकलांग बच्चों को ऐसा त्याग दिया जाता था, या किसी घुमंतु संगीतकार को सौंप दिया जाता था तो उसे नाच गाना, सर्कस के करतब या फिर भीख मांगना सीखा था। लुई ब्रेल को ऐसा भविष्य से बचाने के लिए उसके परिवार ने उसे पढ़ाने और स्वतंत्र बनने की पूरी कोशिश की। तो दोस्तों, इस प्रकार थी इसके लुई ब्रेल की कहानी। तो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट में, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। और कुछ ये लुई ब्रेल की है शब्द जो आपको पढ़ना चाहता हूँ। लुई ब्रेल पढ़ना चाहता था, पर उस समय नेत्रहीन बच्चों के लिए कोई पुस्तकें नहीं थी। तब लुई ने एक लिपि का आविष्कार किया था जिसे छूकर पढ़ा जा सकता था, जिसमें हर अक्षर 6 उभरी बिंदियों से मिलकर बनता था। अब पूरी दुनिया भर की किताबों को वो अपनी उंगली से छूकर पढ़ सकता था। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर